So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के लास्ट पार्ट को। ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का लास्ट पार्ट रहेगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर लेक्चर को करने के बाद हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करके आपके पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को एकदम कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। तो बात करें अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे और हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो बात की जाए कि आज का ये टॉपिक क्या रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे और हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आप सबको पता है कि हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट के यूनिट 1 की अगर बात की जाए तो उसको कब का कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 को भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था और इसका 0.5% जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी रिमेनिंग सिलेबस है आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग आपके जो भी सिलेबस का पार्ट है वो सारी चीज़ें करेंगे और सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ। पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज पेपर है आपका एमसीक्यू पैटर्न में एंड एमसीक्यू पेपर आपको पता है एकदम रैंडम है और रैंडम चीज़ें कहीं से भी पूछना है, तो उन सारी रैंडमनेस को अवॉइड करने के लिए आपको हर एक डेप्थ में, हर एक टॉपिक के डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो जो भी पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको नोट कराते चल रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसको आप डेफिनेटली हाईलाइट करके चलिए, बिकॉज वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो बात की जाए आज के पहले टॉपिक की, बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल की अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं बिजनेस साइकिल से? अगर बिजनेस साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल वो एक तरह से आपका सर्कुलर प्रोसेस दिखाता है कि बिजनेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं उस पूरे बिजनेस साइकिल में, कब वो ग्रोथ करता है, कब उसकी ग्रोथ नीचे जाती है, कब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। सारी चीज़ें जो भी बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस के शुरू होने से लेकर बिजनेस के अंत तक जो भी स्टेजेस हैं वो सारे जो स्टेप्स आते हैं वो हम लोग बिजनेस साइकिल में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज बिजनेस खुला, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर अगले दिन उसकी कुछ ग्रोथ होगी, फिर कभी लॉस होगा, फिर वो रिसेशन में जाएगा। तो जो भी चीज़ें, जो भी स्टेप्स इसके इस पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए रहते हैं उसको हम लोग बिजनेस साइकिल से कंसीडर करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई, बिजनेस साइकिल इन बेसिक टर्म क्या होता है। तो जो भी स्टेप्स बिजनेस के शुरू होने से बिजनेस के ख़त्म होने तक में जुड़े हुए रहते हैं वो सारे बिजनेस साइकिल का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये बिजनेस साइकिल कैसे होता है और क्या काम करता है। तो फॉर एग्जांपल आज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप के बाद अल्टीमेटली तो वो ग्रोथ तुरंत नहीं कर पाएगा, एक स्टेज का आएगा जिसके बाद वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद वो प्रॉफिट जो है वो उसको मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। स्टार्टअप किया, फिर उसके बाद कंपनी थोड़ी ग्रोथ की, ठीक है, कंपनी ग्रोथ भी करने लगी। अब अगला स्टेप क्या होगा? फिर वो थोड़ा और ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, फिर वो सर्वाइवल, पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रॉफिट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 3 गोल क्या होता है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। तो वो सारी चीज़, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये 3 स्टेप्स थे। तो उस जो भी स्टेप्स, बेसिकली कहने की बात ये है, जो भी स्टेप्स आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रोसेस में रिलेटेड रहते हैं, बिजनेस के पूरे संचालन से रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कब बिजनेस शुरू हुआ, कब ग्रोथ करा, क्या चीज़ें कैसे कब कब हुई, उसी को हम लोग बिजनेस साइकिल कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, आपको बिजनेस साइकिल काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग बिजनेस साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात करें कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल की अगर हमें डेफिनेशन पता करनी हो तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्क्रीनशॉट हमारे टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है उसमें देखने को सारी चीज़ें, सारे नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं खरीदा है वो तुरंत जाके खरीद ले, बिकॉज अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ चुका है और इतने वास्ट सिलेबस को खुद से कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप वहाँ पे एनरोल हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दें, नई तरीके से अपनी आगे की पढ़ाई को
कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे दिया है बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन, क्या लिखा है? अ साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट इकोनॉमिक्स अंडरगो ओवर टाइम। सो बिजनेस साइकिल की यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, कब वो पूरी साइकिल जब वो एक्सपेंस करेगा, जब वो कंट्रैक्ट करेगा, एक या तो जब वो एक्सपेंड करेगा या तो बढ़ेगा या तो वो जब घटेगा। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? बिजनेस साइकिल के नाम से डिनोट करते हैं। बिजनेस साइकिल यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दर्शाया है कि बिजनेस साइकिल कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स आते हैं। इन स्टेप्स को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अदर या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको याद कर लें, बिकॉज ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे क्वेश्चन अब एमसीक्यू है तो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे तीनों जो चारों पांचों स्टेजेस हैं इसके बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा पीक के बाद कौन सा स्टेज आता है, किसी बिजनेस साइकिल में पीक के बाद कौन सा स्टेज आएगा, या रिसेशन के बाद कौन सा स्टेज आएगा, या फिर आपसे पूछ सकता है रिकवरी के बाद कौन सा स्टेज आएगा। तो ये सारे स्टेजेस हैं, इन सब के बारे में आप लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज एमसीक्यू पेपर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1-2 मार्क्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी बिजनेस साइकिल है, अगर वो एक्सपेंशन पे है तो उसके बाद उसके बिजनेस साइकिल में कौन सा स्टेज आएगा, उसके बिजनेस साइकिल कौन से स्टेज से होके गुजरेगी। सो ये हो गया आपका बिजनेस साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। बेसिकली उन सारी चीज़ों को हमें देखते हुए चलना है जो हमारे एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के सराउंडिंग में हमारा लेक्चर रहने वाला है जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। अब बात आती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का एक अगर मैं आपको हिंदी वर्ड बताऊं तो महंगाई से आप समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अब आपको ये है कि महंगाई क्या होती है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं महंगाई के, ये सारे आपके सिलेबस का पार्ट है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके सराउंडिंग में अभी आगे का लेक्चर हम लोग लेके चलते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मैंने बताया आपको महंगाई। अगर आपको हिंदी में अगर एक बेसिक मीनिंग जानना है, महंगाई, अगर सिंपल मीनिंग अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो उसका मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई से क्या मतलब है कि महंगाई क्यों होती है? आप लोगों ने सुना होगा जब बचपन में रहे होंगे कि पहले के ज़माने लोग बात करते थे, पहले 10 रुपए में 1 किलो सोना आ जाता था, या पहले 10 रुपए में एक गाड़ी आ जाती थी, ये आ जाता था, वो आ जाता था, XYZ जो भी चीज़ें हों। आप लोगों ने अपने दादाजी, बाबा, बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब वो उनके ज़माने में थे तो 1 रुपए में पूरा हमें भरपेट खाना मिल जाता था, या ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, XYZ जो भी चीज़ें हैं। तो तब का ज़माना क्या था और ऐसी क्या चीज़, ऐसे क्या सिचुएशन आ गई जिसके कारण अब जो है वो हमें वो सारी चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हो रही हैं। वो सारी चीज़ें अब पॉसिबल नहीं हो रही हैं किस कारण की वजह से? जो कौन सा ऐसा कारण आया है जो पहले 10 रुपए में हमें सारी चीज़ें मिल जाती थी, 10 रुपए में हमें सोना मिल जाता था, हीरा मिल जाता था, चांदी मिल जाता था, जो भी मिल जाता था। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके कारण हमें जो ये सारी चीज़ें मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही हैं, अब उनका दाम बढ़ गया। तो उसी को कहते हैं महंगाई। महंगाई क्या होती है? जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है एंड रिसोर्स लिमिटेड है और उसको खरीदने के लिए लोग जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझे, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसको आप हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई दुकान है, उसके पास 2 पेयर ऑफ शूज़ है, ठीक है, 2 पेयर शूज़ हैं और उसको खरीदने के लिए 8 लोग लाइन में लगे हैं। तो वो किसको देगा? वो सामान किसको देगा? बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। अब ये तो 8 लोगों को ये जूता दे नहीं सकता। अब ये क्या करेगा? जो इसको हायर पे करेगा वो इसको जो शूज़ है वो उसको दे देगा। इट मीन वर्ड्स, जब भी हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जो लोग हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली उस केस में जो है इन्फ्लेशन वो बढ़ जाएगा। सेम ये सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज के साथ हुई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर जो भी रिसोर्सेज, जहाँ भी महंगाई की बात करते हैं। अभी आजकल न्यूज़ में बना रहता है कि प्याज महंगी हो गई या
टमाटर महंगा हो गया, तो ये क्यों महंगा होता है? महंगाई के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ आज ये महंगा करने का मन है तो चलो इसको 20 से 80 कर देते हैं, इसको 80 से 10 कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, या फिर बात की जाए उसकी जो अवेलेबिलिटी है, अगर हम लोग प्याज का एग्जांपल लेके चले, उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे मार्केट में वो कम हो जाती है। कम होने से उसकी जो प्राइस है उसमें एक हाइप आता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग खुद सोचिए कि अगर किसी चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका जो प्राइस है वो कम होगा या नीचे होगा, कम होगा या ऊपर जाएगा? खुद आंसर करिए, इतने आप लोग अंडरस्टैंडेबल हो कि क्या चीज़ें कब हमारी प्राइस ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी। तो ये बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट था महंगाई का, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन समझ आया होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया एक बार डेफिनेशन को रीड करके समझने की कोशिश करे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, बिकॉज एमसीक्यू पेपर में कॉन्सेप्ट की ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस डेफिनेशन का, तो आप इन्फ्लेशन के इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो समझ गए हैं सो फॉर सो गुड। अराइज इन अ प्रोसेस, अराइज इन प्राइस विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम। सो इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट? यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशन दी है इसका। यहाँ पे सीधा अगर आपको मैं ईजिली समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे हो सकता है, अ राइज इन प्राइस विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज, किसी चीज़ की अगर जो प्राइस है, किसी चीज़ की अगर जो प्राइस है वो क्या कर रही है, राइज कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड, आपको ब्लैंक पेज पे ही लेके चलते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं और ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएगा। आपको और इजीली यहाँ पे समझ आएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, कि कह रहा है यहाँ पे क्या कहा है, डेफिनेशन में कहा है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उस कमोडिटी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर जब मान लीजिए नॉर्मल वही हम लोग टमाटर प्याज का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर टमाटर हमारा 50 रुपये किलो था तो ठीक है, तो जिसकी इनकम मान लीजिए 500 रुपये थी, वो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, वो लोग इसको खरीद पा रहे थे। ठीक है, अगर हमारे जो टमाटर है इसकी जो प्राइस है वो 60 बढ़ गई, अब ये लोग इसको नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। अब इसको कौन अफोर्ड कर सकता है? जिसकी इनकम 600 रुपीज़ पर मंथ है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अब यहाँ तक इसका ग्राफ यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसकी अगर बात की जाए, इसकी प्राइस फिर इंक्रीज करके 80 कर गई, अब 600 वाले लोग भी नहीं इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, अब इसको कौन अफोर्ड कर पा रहा है? 800 वाले लोग। तो आप लोग देखिए, जैसे जैसे हमारी जो प्राइस है वो बढ़ते जा रही है, तो जो परचेजिंग पावर है, जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो उस कमोडिटी को जो खरीदने वाले लोग हैं उनमें क्या होगा? डिक्लाइन आएगा, उसमें क्या होगा? गिरावट आएगा। सेम यही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता रही है कि जब भी किसी चीज की प्राइस, जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनमें डिक्लाइन आता है। सेम यहाँ पे इन्फ्लेशन की आपकी परिभाषा दी है। यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का, कि जब आप लोग सुनते होंगे बचपन में कि किसी चीज़ की प्राइस तब इतनी थी, अब उसकी जो प्राइस है प्रेजेंट टाइम में वो 10 टाइम्स हो चुकी है या 100 टाइम्स हो चुकी है। वही यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि कप ऑफ टी की जो वैल्यू थी 1970 में $0.25 थी, फिर 1980 में $0.45 हो गई, 1990 में $0.75 हो गई, 2000 में $1 हो गई, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जा रहा है, जो प्राइस की कमोडिटी है उसकी जो वैल्यू है, जो कमोडिटी है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जा रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसी को महंगाई कहते हैं। अब महंगाई के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। महंगाई के कारण क्या क्या होते हैं इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि महंगाई जो हो रही है वो एक्चुअल में किस वजह से हो रही है। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला होगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सबसे पहला जो कारण है मनी सप्लाई में इंक्रीजमेंट। मनी सप्लाई इंक्रीजमेंट मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो लोग ज़्यादा सामान खरीदने जाएंगे, और जब ज़्यादा सामान खरीदने जाएंगे, रिसोर्स तो लिमिटेड है, तो उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो शूज़ वाला एग्जाम्पल दिया था, लोग जा रहे हैं ज़्यादा और जो कमोडिटी है या फिर जो हमारे पास सामान है वो कम है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा उसको वो सामान मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉजेस ऑफ मनी सप्लाई। अब नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा, सप्लाई चेन डिस्रप्शन। हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस मीन्स व्हाट, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास वही टमाटर वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। टमाटर है, ठीक है, वो एक अपने फील्ड से, जहाँ भी टमाटर की खेती होती है वहाँ से ट्रक के थ्रू आता है हमारे मार्केट में, यहाँ पे वो आके सेल होता है। डेली हमारा ट्रक आ रहा है, यहाँ पे लाके सामान को सेल कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हो, मान लीजिए ये ट्रक आना या फिर ट्रक आ रहा है या फिर इसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए या टमाटर रास्ते में कहीं पलट जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सवाइजेड को भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए ट्रक के साथ और ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पे जो पिछले दिन का अनसोल्ड स्टॉक रहेगा उसको सेल करेंगे, और अनसोल्ड स्टॉक सेल करेंगे। लोग तो हमेशा की तरह ही आएंगे खरीदने, लोग हमेशा की तरह खरीदने आएंगे, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो प्राइस है वो उसका हाई कर जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो हमारी जो प्राइस की, हमारी जो कमोडिटी की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाइप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट जो है आपका पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये कुछ कारण हैं, गवर्नमेंट जो है आपकी पुअर पॉलिसीज बना रही है, अच्छे से अपनी जो पॉलिसी है उसको नहीं रेगुलेट कर पा रही है, तो ये कुछ कॉजेस करते हैं आपके हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जो महंगाई बढ़ रही है हमारे कंट्री में उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स हैं। कौन कौन से मेजर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मनी जो हमारे कंट्रोल करते हैं, हमारे जो कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे, वो सारे मेजर्स के बारे में यहाँ पर बताया है। एक एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फिजिकल मेजर्स। इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे उतने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे कभी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला है हमारा फिजिकल मेजर, देन है हमारा मॉनेटरी मेजर। फिजिकल मेजर एंड मॉनेटरी मेजर क्या होता है इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस का थोड़ा सा एक पार्ट है, थोड़ी सी एक दो चीज़ें इसमें से आपके एमसीक्यू पेपर में पूछ सकती हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल मेजर में वही आपका CRR SLR वाला सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप लोगों ने क्लास 12 मनी बैंकिंग में पढ़ा होगा। देन है आपका कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अदर मेजर्स। ठीक है, अब आपका मॉनेटरी मेजर्स में दो आ जाता है, क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। ये सारे आपके मेजर्स हैं आपके कंट्री में। हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, किसी भी इकोनॉमिक कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स हैं, यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी तक हम लोगों ने समझा कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, कौन कौन से उसके स्टेप्स है बिजनेस साइकिल में। देन हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती हैं, और सारी चीज़ें देखें। अब लास्ट जो हमारा एक टॉपिक बचा है उसको भी हम लोग करके अपने आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो दो टॉपिक बचा है, एक आपका छोटा छोटा टॉपिक है MRTP एक्ट एंड FERA। इससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है। इस MRTP एक्ट एंड FERA एक्ट जो है आपका, ये दोनों एक्ट हैं। बेसिकली आपसे क्या पूछेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछेगा, इन दोनों का याद कर लीजिएगा। एंड सेकेंड पूछेगा आप ये कब अपने इनको कौन से ईयर में हमने अडॉप्ट किया, कौन से ईयर में हमारे कंट्री में ये लागू हुए थे। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एक दो चीज़ें आएगी, फुल फॉर्म में आ सकता है और कौन से ईयर में ये चालू हुए थे, ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। MRTP एंड FERA एक्ट इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं MRTP एक्ट एंड FERA क्या है। द मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जिसको नहीं पता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग इस फुल फॉर्म को इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारे कंट्री में कब आया था, 1 जून 1970। ठीक है, ये कब सेटअप किया गया था,
1970 में किया गया था और लागू कब से हुआ था? 1 जून 1970 से। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फुल फॉर्म है। कब चालू हुआ था? 1 जून 1970। इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आएगा तो ये पीडीएफ है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी एमआरटीपी एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएंगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि एमआरटीपी एक्ट जो है वो लाया क्यों गया था। यहाँ पे कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, इसको रीड कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन है आपका FERA एक्ट। FERA एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA, जिसको हम लोग FERA नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आप लोग कॉपी जो निकाले हैं उसमें नोट डाउन करते चलिए कि FERA का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतने से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और जो भी चीज़ें बची होंगी उसको हम लोग, हमारा जो MCQ सेशन होगा, जब हम लोग MCQ कवर करेंगे तो उससे इसमें सारी चीज़ें जो भी इससे छोटी होंगी, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन दोनों एक्ट से रिलेटेड या बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, वहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे। सो आपके इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई ना। एक दो टॉपिक बचे हैं, अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थॉट चैप्टर खत्म। सो लास्ट ये टॉपिक बचा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? डेफिनेशन पढ़िए। रेफर्स टू एन एक्शन सेंट्रल बैंक टेक टू परस्यू ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी स्टेप्स, प्राइस स्टेबिलिटी आपका इन्फ्लेशन को दर्शाता है, तो जो भी स्टेप्स आपके सेंट्रल बैंक द्वारा लिए जाते हैं, किस लिए? आपके प्राइस स्टेबिलिटी के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए ये स्टेप्स किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार पूछिएगा, सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है। कब स्टेब्लिश हुआ था ये भी याद रखिएगा, RBI एक्ट कब आया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज, जो भी स्टेप्स आपके सेंट्रल बैंक द्वारा लिए जा रहे हैं, किस लिए? आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और आपके कंट्री में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए। याद करते चलिए, सारी चीजें बाद में आपको रिवाइज करने में ईजी होगा। और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड स्पेंडिंग डिसीजन। तो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होती है और जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है वो हमारे किससे रिलेटेड रहती है? हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड रहती है। गवर्नमेंट कहाँ कमाएगी, कहाँ पैसा खर्च करेगी, सारी चीजें हमारे फिजिकल पॉलिसी का पार्ट रहती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है आपके मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में। तो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्या है? आपका इंटरेस्ट रेट, ये याद रखिएगा। और हमारे फिजिकल पॉलिसी का टूल क्या है? टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब इफेक्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड मॉर्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन, हायर इंटरेस्ट रेट हिट होमवेयर बट बेनिफिट सेव्स। तो इसके कुछ इन दोनों में डिफरेंशिएट है, हमारे फिजिकल पॉलिसी के डिफरेंशिएट है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है इसकी यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, उतना ही डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आप लोग रीड कर लीजिए, उतना सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देख ली कि हमारा क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड रहता है? याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक से। और फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड रहता है? गवर्नमेंट से। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? सबको पता होगा। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि हमारा जो मनी मार्केट है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 स्टार क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग इसको इग्नोर मत करिए। ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उसको याद कर लीजिए। आपको ऑप्शन में दे देगा कि आपको दो ऑप्शन देगा, ट्रेजरी बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये किस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आपको ऑप्शन में जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा वो आपको करेक्ट करना होगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको टिक लगाना होगा। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करिएगा। और कैपिटल मार्केट के जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्टॉक्स है, बॉन्ड है और डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के, ये आपको याद होने चाहिए जुबान पे। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को। तो यहाँ पे इसके अगर हम लोग पॉइंट 3 देखें तो मनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व। तो हमारे मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और कॉल मनी एक्सेट्रा। वहीं अगर बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है इसके इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स हैं, डिवेंचर है, बॉन्ड है, प्रेफरेंस शेयर्स है। तो ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट वाले रिलेटेड चीजें हैं इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 100% इससे आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो ये आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट एक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग MCQ पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो ये था आपका फाइनेंशियल मार्केट के जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो परफॉर्म करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी लिस्ट हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कौन कौन से सिस्टम हमारा फाइनेंशियल मार्केट जो परफॉर्म करता है वो यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। सो इस लेक्चर में आपका इतना था। आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी हमें अभी आज के इस लेक्चर में पढ़ाई हो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको आप लोग हमसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो भी हम लोग MCQ सीरीज़ को चालू करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें बची होंगी उन सारी चीज़ों को कवर अप करके हम अपना एग्ज़ाम में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।